नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी थैंक्स गिविंग टू ऑल ऑफ यू। आपको मालूम होगा थैंक्स गिविंग यूएस और कनाडा का एक फेस्टिवल है। आई नो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं आपको ये विश क्यों कर रही हूँ। गाइस, इसकी भी एक खास वजह है क्योंकि आज की हमारी मूवी है थैंक्स गिविंग, जो इसी साल 2023 में नवंबर में रिलीज हुई है। और ये हॉलीवुड के स्लैशर जॉनर की एक और नई मूवी है जो कि इसमें ऐड ऑन हुई है, जिसे कई लोगों ने काफी पसंद किया है। और ये मूवी आपको भी एंड तक बैठा के रखेगी क्योंकि एंड में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी थैंक्स गिविंग के त्योहार से शुरू होती है, लेकिन ये एक वर्स्ट थैंक्स गिविंग है और इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। शुरुआत में हम ओल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके घर पर थैंक्स गिविंग का डिनर ऑर्गेनाइज था, जिसमें उसने अपने दोस्त शेरिफ न्यूलन को भी बुलाया था। वो लोग डिनर स्टार्ट करने वाले थे कि ओल्सन को अपने ऑफिस से एक कॉल आता है जो कि एक ग्रोसरी मार्ट का था जिसका नाम था राइट मार्ट। वहाँ लोकल हॉलिडे होने के बावजूद उसके ओनर ने ज्यादा सेल्स के चक्कर में उसे अभी भी खोल के रखा था और वहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही थी। और आज मार्ट के सामने कई सारे लोग सामान लेने के लिए आए थे। वहीं शॉप का ओनर थॉमस अपने घर पर आराम से थैंक्स गिविंग मना रहा था और वो वहाँ अपनी बेटी जेसिका और उसके कुछ दोस्तों को स्टोर के साइड डोर के थ्रू पहले ही भेज देता है, जिसमें थे बॉबी, स्कूबा, इवान, गैबी और यूलिया। उन्हें अंदर जाता देख बाहर खड़ी भीड़ गुस्सा जाती है और अंदर जाने के बाद इवान बाहर खड़े लोगों को टीज करने लगता है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी ओल्सन की वाइफ अमेंडा शेरिफ के साथ वहाँ जाती है और उसके लिए वो डिनर लेकर आई थी। लेकिन तभी भीड़ में से 2-3 लोग जो थे लेस्ली, लूनी और एमी, तीनों गुस्से में आकर उन्हें काफी कुछ कह देते हैं और भीड़ को अंदर जाने के लिए छोड़ देते हैं, जिस वजह से उस मार्ट के मिरर के गेट टूट जाते हैं और वो वहाँ के गार्ड रूज के ऊपर गिरते हैं। लोग ये भी नहीं देखते कि वो गार्ड वहाँ मर रहा था और वो उसके ऊपर चढ़कर जाने लगते हैं। वहीं उस स्टोर का दूसरा गार्ड मैनी वहाँ से भाग जाता है। स्टोर के अंदर आने के बाद लोगों में मारामारी हो जाती है। लोग सच में एक दूसरे को धक्का मारकर सामान लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। वहीं जेसिका ये सब देखकर काफी डरी हुई थी, लेकिन उसके दोस्त ये सब ब्लॉग के लिए शूट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये सब काफी नहीं था कि वहाँ अमेंडा भी काफी डरी हुई थी, जिसका लेस्ली की ट्रॉली से सर टकरा जाता है और वो वहीं मर जाती है। और दोस्तों, लेस्ली इस पे ध्यान नहीं देती बल्कि वो लोगों से लड़ झगड़ कर सामान छीनना शुरू कर देती है। और अब अमेंडा की लाश देखकर ओल्सन टूट जाता है और शेरिफ ये देखकर शूट कर देता है। जिसके बाद कहानी 1 साल आगे आती है और आज भी थैंक्स गिविंग का त्योहार था। प्लिमथ शहर में घटी पिछले साल की मार्ट वाली वारदात आज भी लोगों के मन में एक दहशत का रूप बनाए हुए थी। और हम एक इंटरव्यू में ओल्सन को थॉमस के खिलाफ बोलता हुआ देखते हैं और वो उसे केस फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि पुलिस को उस दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी जिससे उन्हें वहां घटी घटना की इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। पर अब लोग उस घटना को भूल गए थे, सिवाय उनके जिन्होंने अपनों को उस घटना में खोया था। वहीं हम थॉमस को देखते हैं जिसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम जेसिका को भी देखते हैं जिसका ब्रेकअप बॉबी से हो चुका था, क्योंकि उस दिन बॉबी का हाथ टूट गया था और वो एक गोल्फ प्लेयर था और हाथ टूटने की वजह से बॉबी उस शहर से गायब हो गया था और इसलिए रायन अब जेसिका का बॉयफ्रेंड है जो उसे पहले से लाइक करता था। वहीं हम उसी टाउन के थैंक्स गिविंग की परेड की तैयारियों को भी देखते हैं। इस बार थॉमस ने भी थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करने के लिए कुछ कैबिन्स बुक किए थे, पर जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ सामान इधर उधर पड़ा हुआ था जो उसके लिए काफी सरप्राइजिंग था और ये किसी ने जानबूझ के किया था। ये सब देखकर थॉमस और जेसिका दोनों डर जाते हैं और उसे उसकी हाल ही में बनी नई पत्नी कैथलीन संभालती है। हाँ दोस्तों, इनकी शादी थोड़े समय पहले ही हुई थी। जेसिका को कैथलीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे अभी भी अपनी माँ की काफी याद आती थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अब आने वाली मुसीबत की वजह से इन सभी लोगों का ध्यान एक जगह आने वाला था, जिसकी शुरुआत लेस्ली से होती है, जो उसी मार्ट के पास एक कैफे चलाती थी और वो पिछले 1 साल से वो कैफे चला रही थी। पर तभी रात में एक मास्क पहने आदमी वहां आता है और लेस्ली को जान से मारने की कोशिश करता है और अंत में वो उसके शरीर के 2 टुकड़े करके उसके आधे कटे सर को उस मार्ट के बिल बोर्ड पर टांग के चला जाता है। सुबह जब लोगों को ये पता चलता है तो पूरा शहर दहशत से भर जाता है, क्योंकि ये काफी डरावना था। यही नहीं, इससे ज्यादा डरावना तो ये था कि एक दिन पहले जेसिका और उसके दोस्तों को किसी ने एक ही जैसी पोस्ट पर टैग किया था, जो कि एक डिनर टेबल की थी और उस टेबल पे उन सभी के नाम रिजर्व थे, जिनमें से एक नाम लेस्ली का था।
और ये काफी डरा देने वाली बात थी। तभी जेसिका वहाँ बॉबी को देखती है जो अब वापस आ चुका था और वो अब अपने अंकल के साथ काम करता है। और जब बॉबी को इस हादसे के बारे में पता चलता है तो वो जेसिका की मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब इन्हें वहाँ का शेरिफ बुलाता है क्योंकि उनके हिसाब से ये सारी किलिंग पिछले साल की थैंक्सगिविंग के इंसिडेंट से रिलेटेड थी, क्योंकि किलर ने जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ था। हाँ दोस्तों, जॉन कार्वर ने ही वो शहर बनाया था, इसीलिए कई लोग उसका मास्क पहनकर घूमा करते थे। यहाँ अब शेरिफ जेसिका से मदद मांगता है क्योंकि वो अपने पिता के पास से उन सभी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन को ला सकती थी, यानी कि थॉमस से, जिसने उस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन छुपाई थी। और उस इंफॉर्मेशन से ये लोग किलर के अगले टारगेट को जान सकते हैं। और वो किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट बना रहा था जो 1 साल पहले घटी घटनाओं का कारण बने थे, और शायद उस किलर ने किसी अपने को खोया था। ये सुनकर जेसिका भी रेडी हो जाती है और अपने पिता के सामान में से उस इंसिडेंट के कुछ फोटोग्राफ्स को निकाल लेती है, जिसमें वो देखती है कि रायन वहाँ के गार्ड रूथ से गले मिल रहा था जो कि मर गया था और शायद वो भी किलर हो सकता है। इसीलिए जेसिका उससे दूर रहना शुरू कर देती है और शेरिफ को सारी क्लिप देकर उन्हें सब कुछ बताती है। वहीं हम अगले सीन में किलर को देखते हैं जिसने अपने घर में एक फ्लो चार्ट में सारी किलिंग्स के चार्ट बना रखे थे। वहीं शेरिफ भी उन इंफॉर्मेशन से लिस्ट निकालता है कि वो किलर मैनी, लूनी, एमी, जेसिका और उसके दोस्त थॉमस और कैथलीन को जान से मारना चाहता था, क्योंकि सबका एक स्पेसिफिक रीजन था जिसका हमें आगे पता चलेगा। और शायद कुछ का आपको ध्यान भी होगा अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखा हो। अब जब शेरिफ ये डिकोड कर रहा था उतने में वो किलर मैनी को भी जान से मार देता है और उसका सिर अपने साथ ले जाता है। और शेरिफ का अंदाजा बिल्कुल सही था। मैनी वहाँ का गार्ड था और उसका काम था भीड़ को संभालना, पर उस दिन वो वहाँ से भाग गया था। मैनी के डेथ के बाद जेसिका और भी ज्यादा डरने लगती है और उसका शक जो रायन पे था वो और भी गहरा जाता है। और इस बीच रायन और बॉबी के बीच में बहस हो जाती है। तब रायन बताता है कि उसका उस गार्ड से कोई रिलेशन नहीं था, उसने बस उनके अंदर जाने में हेल्प करी थी, इसीलिए वो उसके गले मिल रहा था, जिससे जेसिका का शक दूर हो जाता है। इसी के साथ अब 2-3 और खून हो जाते हैं और वो भी लूनी और एमी के, जिन्होंने भीड़ को मार्ट के अंदर जाने के लिए उकसाया था, लेकिन एमी की डेड बॉडी उन्हें नहीं मिलती। इसी के साथ वो किलर स्कूल से इवान और गैबी को भी किडनैप कर लेता है और जेसिका को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका किसी तरह बच जाती है और पुलिस के पास भाग जाती है। यहाँ वो किलर पुलिस का कोई एक्शन लेने से पहले ही सबको मार रहा था, इसलिए शेरिफ अब ये प्लान बनाता है कि वो थॉमस, स्कूबा और जेसिका को एज अ बेट यूज करेगा उस किलर को पकड़ने के लिए और उन्हें परेड में सबके सामने रखेगा। पर यूलिया के फादर काफी डरे हुए थे, इसीलिए वो उसे अपने साथ फ्लोरिडा ले जाने लगते हैं और वो पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। यही नहीं, वहाँ पुलिस की पहरेदारी भी थी, लेकिन फिर भी वो किलर पुलिस को मारकर यूलिया के पिता को भी मार देता है, जिसके बाद वो यूलिया पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी यूलिया का बॉयफ्रेंड स्कूबा और जेसिका ये सब वीडियो कॉल पर देखते हैं और जब वो उसे बचाने पहुंचते हैं तो वो किलर उनके सामने ही यूलिया को 100 मशीन पर फेंक कर चला जाता है और यूलिया की भी वही मौत हो जाती है, जिससे स्कूबा को काफी झटका लगता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये सब देखकर जेसिका वहाँ के एक वेपन डीलर से कुछ हथियार अपनी सुरक्षा के लिए ले लेती है और अपने पिता के पास जाती है। यहाँ उसके पिता भी उससे बात करते हैं और उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। उसका पिता उसे विश्वास दिलाता है कि उससे कुछ नहीं होगा। अगले दिन परेड के बीच पुलिस पूरी तैयारी के साथ जेसिका, कैथलीन, स्कूबा और थॉमस को परेड में लेकर जाते हैं और उन्हें जिस इंसान पे भी शक होता है वो उससे पूछताछ करते हैं। पर परेड के दौरान ओल्सन कुछ प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश करता है और उन सभी ने वही मास्क पहने हुए थे। पुलिस उन्हें कंट्रोल में करती है। तभी भीड़ से एक आदमी बाहर आता है जो जोकर के वेश में था और वो परेड में आकर एक आदमी का गला काट देता है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और वो वहाँ स्मोक बॉम्ब छोड़ देता है। पुलिस को पता भी नहीं चलता और कैथलीन, जेसिका, स्कूबा और थॉमस को किलर अपने साथ किडनैप करके ले जाता है और पुलिस उन्हें वहाँ ढूंढती रह जाती है। अगले सीन में हम उस किलर को अपने घर पर देखते हैं जो कैथलीन की एक डिश बनाने वाला था और इसी के लिए वो उसे तैयार कर रहा था। वो उस पर तेल लगाता है और उस पर मसाला डालता है, लेकिन कैथलीन होश में आकर वहाँ से भाग जाती है और उसके घर की एक जगह छुप जाती है। तभी उसे एमी भी मिलती है जो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसका काफी खून बह चुका था और वो कैथलीन से मदद मांगती है, लेकिन कैथलीन अभी उसकी मदद करने की हालत में नहीं थी। तभी वो किलर वहाँ आता है
और कैथलीन के घर के बाहर जाने के बावजूद भी उसे पकड़कर वापस लाता है और उसे जिंदा एक ओवन में डालकर पका देता है। हाँ दोस्तों, जिंदा कैथलीन उस ओवन में भुन जाती है। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी, उसे कितना दर्द हुआ होगा। कैथलीन को नर्क की मौत मिलती है और अब वो किलर अपना एक लाइव स्ट्रीम चालू करता है जिसमें उसने अपने विक्टिम्स को बांध कर रखा था और वो वहाँ उनके साथ थैंक्स गिविंग डिनर करने वाला था। वाह क्या किलर है। और वहाँ स्पेशल डिश भी थी और वो डिश और कोई नहीं कैथलीन थी, जिसे देखकर थॉमस रो देता है और जेसिका के साथ बाकियों की रूह कांप जाती है। वहाँ इवान और गैबी भी थे जो जिंदा थे। अब पुलिस जल्दी से उस लाइव स्ट्रीम का पता लगाने की कोशिश करती है और वो उसे ट्रैक करके एक जगह पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ भी एक और रिकॉर्डिंग की लाइव स्ट्रीम हो रही थी। वो किलर अपनी आवाज को बदल कर लाइव स्ट्रीम कर रहा था जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए। हालांकि अभी तक हम भी पहचान नहीं पाए हैं कि आखिर ये कौन है और आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। अब लाइव स्ट्रीम के दौरान वो इवान को व्लॉग शूट करने के लिए कहता है और उसी लाइव स्ट्रीम में उसके सर पर बार बार वार करके उसे जान से मार देता है, क्योंकि वो इवान ही था जो उस दिन मार्ट में सबको टीज कर रहा था और लोगों के मरने का व्लॉग बना रहा था। अब वो किलर थॉमस के पास जाता है और उसे उसकी पत्नी का मीट यानी कैथलीन खाने के लिए देता है। यहाँ जेसिका को याद आता है कि जिस वेपन डीलर से उसने रिंग ली थी उसमें एक छोटा सा नाइफ था जिससे वो अपनी रस्सी खोल लेती है। उसके बाद वो नाइफ वो स्कूबा को देती है और वो दोनों अपने आप को फ्री कर वहाँ से भागकर मदद बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन किलर उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था जिससे वो दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो स्कूबा का हाथ काट देता है। उतने में जेसिका वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। जेसिका वहाँ से भागकर बाहर की तरफ आती है जहाँ वो कुछ पेड़ पर चढ़ के भागती है। भागते भागते जेसिका एक फेंस को पार कर वहाँ से भाग जाती है और वो किलर उसे रोक नहीं पाता, तो जेसिका वहाँ से सीधा पुलिस के पास जाती है और उसे शेरिफ रास्ते में बेहोश मिलता है जो उसे बताता है कि किलर और कोई नहीं बल्कि बॉबी है जो भाग गया था और उन्होंने बाकी बंधकों को भी बचा लिया है। अब वो एक सर्च टीम बॉबी के पीछे भेज रहे हैं। यहाँ जेसिका और शेरिफ परेड हॉल में अकेले थे, तो जेसिका नोटिस करती है कि शेरिफ के पैरों पे वही मशरूम लगे थे जिनके ऊपर से वो भागी थी और यहाँ जेसिका शेरिफ को कन्फ्रंट करने के लिए कहती है। तो यहाँ असली ट्विस्ट आता है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज खुलता है कि शेरिफ ही असली किलर है। जी हाँ, रक्षा की भक्षक बन गया, क्योंकि उस दिन अमेंडा मर गई थी और शेरिफ का अमेंडा के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप था और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उस दिन अमेंडा के साथ उसका बच्चा भी मर गया, जिसका बदला शेरिफ उन लोगों से ले रहा था जो उसके लिए जिम्मेदार थे, जिनमें से कुछ को उसने काफी बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया था। और अब वो जेसिका को मारने के बाद उन सभी बचे हुए लोगों को भी जान से मार देगा। लेकिन यहाँ जेसिका एक गेम खेल जाती है कि उसने पहले से ही लाइव स्ट्रीम ऑन रखा था जिससे शेरिफ का सच कि वही किलर है ये सबके सामने आ जाता है। उतने में वहाँ बॉबी आता है जो शेरिफ को घायल करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेरिफ उन्हें किसी तरह रोक देता है। तब जेसिका एक शॉट गन से हीलियम गैस बैलून पर शूट करती है जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है और वो शेरिफ मर जाता है। शेरिफ के मरने के बाद पुलिस वहाँ आती है और उन दोनों को संभालती है और बचे हुए लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रायन वहाँ आकर जेसिका को संभालता है, लेकिन यहाँ पुलिस बताती है कि उन्हें शेरिफ की डेड बॉडी नहीं मिली। हालांकि उस धमाके में किसी का भी बच पाना नामुमकिन होता है। पता नहीं किलर को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। और अब मूवी के एंड सीन में हम जेसिका को एक बुरे सपने में देखते हैं जिसमें वही शेरिफ आग में जलते हुए आकर जेसिका को अपने साथ ले जाता है और ये सपना जेसिका को अक्सर दिखाई देता था। गाइस, आपको पता ना हो पर इस मूवी के डायरेक्टर एलाई रॉथ ने काफी स्लैशर मूवीज को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपनी ही 2007 की मूवी ग्राइंड हाउस के एक फेक ट्रेलर से इंस्पायर होकर थैंक्स गिविंग को बनाया है। ग्राइंड हाउस के ट्रेलर को उन्होंने मूवी के दौरान बनाया था लोगों को सरप्राइज करने के लिए और उनके मुताबिक अब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है, जिसके लिए उन्होंने इस मूवी के सीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया है और शायद हो सकता है इसीलिए उन्होंने लास्ट का सीन यानी ड्रीम वाला सीन डाला हो। और अब हमें हैलोवीन, फ्रेडी कूगर, रॉन्ग टर्न, विक्टर क्रूली यानी विक्टर ओल्सन जैसे लोगों के साथ एक और भयानक नाम ऐड करने की जरूरत है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, लेस्ली ने अमेंडा को मारा इसीलिए वो मारी गई। लूनी और एमी ने क्राउड को भड़काया इसीलिए उन्हें मारा गया। थॉमस ने हॉलीडे वाले दिन कुछ प्रॉफिट के लिए मार्ट खोला तो खोला पर उसने सिक्योरिटी सिस्टम भी सही से नहीं रखा। स्कूबा, गैबी और यूलिया ने भी क्राउड में मरने वालों की मदद ना करके
उन्हें और भी हड़कंप मचाने के लिए भड़काया, इसीलिए वो भी टारगेट थे। लेकिन सवाल कि कैथलीन और जेसिका के पीछे शरीफ क्यों पड़ा था? गाइस, कैथलीन ही थी जिसने मार्ट की रिकॉर्डिंग गायब करी थी, इसलिए उसे भी मार दिया गया। लेकिन जेसिका की कोई गलती नहीं थी। शरीफ ने उसे इस्तेमाल किया ताकि उसे पता लग पाए कि उस हादसे में कौन कौन जिम्मेदार था और जेसिका उसकी सच्चाई सबको ना बता दे, इसलिए शरीफ उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं तो ध्यान रखें, सेल से ज्यादा किसी की जान जरूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थैंक्स गिविंग को लेकर। मूवी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इस मूवी का प्लॉट कैसा लगा। क्या शरीफ सही था या गलत, या फिर इन सब में थॉमस की गलती थी? मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।